चैप्टर का नाम है 3D, 3 डायमेंशन। ठीक है, अभी तक हमने 2 डायमेंशन जो चैप्टर पढ़ा था, जरा देखना 2 डायमेंशन, बहुत ध्यान से देखना। 2 डायमेंशन से बहुत सारा हिंट लेंगे 3 डायमेंशन के लिए। ये हमारा ओरिजिन था, ध्यान से सुनते रहना। ये थी एक्स एक्सिस, ये थी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस, ये क्या थी नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता था, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। कैसे जाते थे, क्या डायरेक्शन है ये बोलो। एंटी क्लॉकवाइज जाते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर सेकंड क्वाड्रेंट, नाम समझना, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज गए, सेकंड फिर थर्ड और फिर कहां गए फोर्थ में ना। अब हमारे पास एक और डायमेंशन आ रही है, 3 डायमेंशन का मतलब यही है। तो एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर 2 डायमेंशन है तब तो मैं इस बोर्ड पे बना सकता था, इस वाइट बोर्ड पे बना सकता था, लेकिन अगर 3 डायमेंशन फिगर है, ठीक है, तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, जरा देखो। ये अगर हमारी एक डायमेंशन है, ये दूसरी डायमेंशन है, तो थर्ड डायमेंशन जो होगी वो ये होगी, ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड होगी। तो यहां पे ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा इसको बनाने का क्या तरीका होता है। ये है हमारी एक्स एक्सिस, इसको मैं ले रहा हूं वाई एक्सिस, ठीक है। अभी तुम्हें दिखेगा ये 3 डायमेंशन दिखेगी फिगर, लेकिन होगी नहीं इस प्लेन में, ठीक है। और ये ले रहा हूं मैं जेड एक्सिस, ये ले ली मैंने जेड एक्सिस। ठीक है, कुछ कुछ फीलिंग आ रही है ना 3 डायमेंशन की, समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। तो जैसे जब 2 डायमेंशन होती थी तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते थे, एक जनरल कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट लिखते थे हम लोग एक्स कॉमा वाई। क्या लिखते थे, एक्स कॉमा वाई। अब वो समझ में आ गया कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो कहां होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 डायमेंशन में जो जनरल कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका मतलब थर्ड डायमेंशन का कोऑर्डिनेट भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जरा देखना, जब 2 डायमेंशन की बात करते थे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या खास बात होती थी, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता था। ये मतलब होता था एक्सिस का, ठीक है। अभी जरा 3 डायमेंशन में देखिए, एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, वाई एक्सिस का क्या मतलब है और जेड एक्सिस का क्या मतलब है। जरा देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लेता हूं तो ना तो उसमें y होगा ना z होगा। जैसे 2 डायमेंशन में जब मैं एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लेता था तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज तो होंगी, लेकिन ना तो मैं ऊपर जा रहा हूं ना मैं नीचे जा रहा हूं, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहता था, 0। ऐसे ही जब मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा ना तो मैं y डायरेक्शन में जाऊंगा ना मैं z डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। z जो है, जो तुम्हें यहां पे दिखाई पड़ रहा है, इसको एज्यूम करो ये जो मार्कर पॉइंट कर रहा है ना, ये है बेसिकली z। तो इसका मतलब x एक्सिस में खाली y0 लिखना सफिशिएंट नहीं है। क्या होगा सफिशिएंट, y0 और z0। ऐसी जब मैं y एक्सिस की बात करूंगा तो उसमें ना तो x होगा और ना क्या होगा z होगा, तो x और z दोनों 0।
ऐसे जब मैं z एक्सिस की बात करूंगा तो उसमें x 0 और y 0। इसका मतलब अगर मुझे x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जैसे इसमें x एक्सिस में अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, जनरल कोऑर्डिनेट x, 0 और इसमें क्या लिखता था 0, y। ऐसे ही x एक्सिस पे जनरल कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे, x 0 0, y एक्सिस पे 0 y 0, z एक्सिस पे 0 0 z। बताओ भाई, ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए जो भी तक मैंने बताए हैं। देखना जरा बेटा, ये बॉक्स दिख रहा है सबको, है ना? तो हम ये बॉक्स पे ये मान के चलते हैं कि ये 3 डायमेंशन बॉक्स है। जरा देखना डायमेंशंस क्या क्या है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ले लिए मैंने सपोज x एक्सिस, ठीक है, और ये क्या लिए मैंने z एक्सिस, और ये मेरी क्या हो गई y एक्सिस। दिख रही है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये जो बॉक्स है ये अगर मैं बोलूं यहां पे रखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, ये रखा हुआ है, ठीक? तो ये बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट। क्यों ऑक्टेंट बोलते हैं बताऊंगा, 8 बनते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये पूरा क्या है, क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी जो मैं आपको करंट सिचुएशन दिखा रहा हूं, ये करंट सिचुएशन जो है वो हमारा है फर्स्ट ऑक्टेंट। कौन सा है, फर्स्ट ऑक्टेंट। जरा देखना, ये नीचे वाली मैंने क्या ली हुई है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मैंने क्या ली हुई है, वाई एक्सिस, और ये मैंने क्या ली हुई है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। अब ध्यान से देखना, अगर ये बॉक्स अभी तो मैं एज्यूम करो यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसी बॉक्स को इधर ले आया, दूसरे या इस तरफ समझ लो दूसरा बॉक्स आ गया। तो ऐसा करने में क्या हुआ, देखो ये थी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, ये थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या थी, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर मैं इसको इस तरफ ले आया तो क्या नेगेटिव हुआ, जल्दी बोलो, एक्स नेगेटिव हो गया, वाई अभी भी पॉजिटिव और जेड अभी भी पॉजिटिव। तो जरा ध्यान से देखना, जैसे 2 डायमेंशन में पहले प्लस प्लस था, बाद में एक्स नेगेटिव हुआ, वाई प्लस था, यहां पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड पॉजिटिव है, ये वाला। अब इसी के जस्ट नीचे आ जाओ, यहां पे इस वाले क्वाड्रेंट में। जब इस वाले में आओगे तो बहुत ध्यान से देखना क्या हुआ, ये आपका था नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और अब आपकी क्या हो गई, वाई भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, जेड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ इस वाली सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं जो आपको दिखाई पड़ रही है। ये ऐसे देख लो, ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा, ये पहला, यहां पे ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या हो गया, चौथा, ठीक। तो ये हो गया इस सरफेस के ऊपर, मतलब ये थी आपकी जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस कहां है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो इस वाले में भी जेड पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से सुनना, इस वाले में भी जेड पॉजिटिव है, इस वाले में भी जेड पॉजिटिव है, और इस वाले में भी जेड पॉजिटिव है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इसमें एक्स वाई जेड, ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये ऑक्टेंट्स हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। बताओ भाई, दिख रहा है, एक्स, बोलो जल्दी बोलो, वाई, और ये जेड, बाहर की तरफ जेड ले रहा हूं, देखो मैं इसे दिखा रहा हूं मार्कर से, ये पॉजिटिव जेड है, तो एक्स, वाई और जेड। नाउ जब इस तरफ आ गए तो एक्स हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है, लेकिन वाई अभी भी पॉजिटिव है। तो देखो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड अभी भी पॉजिटिव है। तो जरा मैच कराओ, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस। अब थर्ड आ रहे हैं यहां पे, यानी कि x वाला भी नेगेटिव और y वाला भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, लेकिन z अभी भी पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और जब मैं इस तरफ आऊंगा तो x वाला फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ x पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगेन अगर आप एक चीज नोट करोगे, जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट थे,
उनके जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट थे 2 डायमेंशन में, वो अभी भी देखो सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां तक बताओ समझ में आए? ये 4 डब्बे, 1 2 3 4, जल्दी बताओ। इसको हटाओ, आप ऐसे समझ लो, ये मैंने 4 डब्बे रखे थे, 1 डब्बा, ठीक है, 2, और ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये यही वाला बनाया हुआ है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ओरिजिन। आप ये मान के चलो, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट था ना, तो ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ठीक है। तो अभी ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाली जो है ये वाई एक्सिस है, और ये जो इसकी हाइट है ये जेड एक्सिस है। तो अभी देखो तुम्हें साफ दिखाई पड़ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, और जेड हमेशा भी पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि जब भी मैं बोर्ड के ऊपर रख रहा हूं यहां पे यहां पे यहां पे, तो जेड हमेशा पॉजिटिव है, सिर्फ एक्स और वाई देखेंगे, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये वाला आ गया। अब जरा देखिए, जब यहां पे बॉक्स होगा तो जरा देखिए, एक्स नेगेटिव लेकिन वाई अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है, और जेड तो है ही पॉजिटिव। अगला देखिए, ये देखिए क्या हुआ, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और जेड अभी भी पॉजिटिव है। फिर फोर्थ वाला ऑक्टेंट देखिए, एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव और वाई नीचे जा रहे हैं नेगेटिव और जेड अभी भी पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स हो गए। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसी ये जो मैंने रखा हुआ था, इसी के जस्ट पीछे एक और आपका, जैसे ही ये वाले जो z एक्सिस थी ये पॉजिटिव थी इस तरफ, यानी कि जैसे ही उधर जाएगा, इसको मतलब मैं उल्टा करके रख दूं उसी बॉक्स के पीछे, तो क्या हो जाएगा z नेगेटिव। इसका मतलब ये जो फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स थे, अगर मैं इन्हीं को यहां पे लिख दूं और सारे z कोऑर्डिनेट्स क्या कर दूं नेगेटिव, क्योंकि अब ये वाला केस पॉजिटिव और जैसे इसके पीछे जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव। जस्ट लाइक दिस, देखो ये अगर पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसके पीछे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बस कुछ नहीं करना है, जो नेक्स्ट 4 ऑक्टेंट्स में लिखूंगा उनमें ये सारे z वाले कोऑर्डिनेट्स क्या कर दूंगा नेगेटिव कर दूंगा। बताओ भाई समझ में आई बात? और 8 बनेंगे, अब समझ में आ गया 8 क्यों बनेंगे। एक बात बताओ, मान लो अभी तो मैंने आपको ये फिगर दिखा दी, अगर मैं आपको ये बना के नहीं देता, बना के नहीं बताता, तब कितने लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि टोटल 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे? कोई बता सकता है? पता चल गया तो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि अगर मैंने लिटरली ड्रॉ नहीं करे होते, या चलो कोई बच्चा कह रहा है नहीं एक और बन सकता है, अभी 8 जो ऑक्टेंट्स बनाए थे, जो 8 डब्बे बनाए थे, उसके अलावा एक और भी बन सकता है, तो कैसे जस्टिफाई करोगे अपने आप को कि नहीं 8 ही बनेंगे? किसी के पास है आंसर इस चीज का? या जब क्वाड्रेंट थे तो 4 ही क्यों बने थे? बहुत ध्यान से सुनना, एक बार बताओ, आपके पास x क्या हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, y क्या हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही z भी क्या हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलो ये बात समझ में आती है? x की 2 वैल्यू, y की 2 वैल्यू, z की 2 वैल्यू, बोलो। तो अभी समझ में आया मैंने क्या चीज लगाई है? बताओ कौन सा टॉपिक? हाँ, कौन सा टॉपिक लगाया है? नालायक नालायक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। देखो मेरे पास कोऑर्डिनेट थे x, y और z, इसको भरने के कितने तरीके? 2। एंड इसको भरने के कितने तरीके? 2। एंड इसको भरने के कितने तरीके? 2। तीनों को भरना है 8। तो सारे एक्चुअली ये क्या है ऑक्टेंट्स, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है x पॉजिटिव और नेगेटिव, y पॉजिटिव और नेगेटिव, z पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। आई बात समझ में? अब
तो जरा देखिए अब क्या आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऑर्डर यही रहेगा प्लस माइनस एंटी क्लॉकवाइज का। लेकिन अब कहां चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आई अच्छे से? याद रखना ये, क्योंकि वो पूछ सकता है कि 7th ऑक्टेंट में कोई साइन पूछ सकता है या 8th ऑक्टेंट में कोई साइन पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए सारा, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे ना प्लेन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उनके बारे में सुन लीजिए बहुत ध्यान से। ये देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, और ये लिए मैंने जेड एक्सिस, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हमने एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे समझ लिया, या एक्सिस पे क्या सिचुएशन होती है वो हमने समझ लिया। अब अगर मैं प्लेन्स की सिचुएशन की बात करूं, मतलब एक्स वाई प्लेन की क्या खास बात होगी, वाई जेड प्लेन की क्या खास बात होगी, और एक्स जेड प्लेन की क्या खास बात होगी, बताओगे? एक्स वाई प्लेन देखते हैं कहां पे है, ये है हमारा एक्स वाई प्लेन। बताओ इस प्लेन की क्या खास बात है, कोई बताएगा? ये जो एक्स वाई प्लेन है इसकी क्या खास बात है? कोई बताएगा क्या खास बात है? ये है खास बात। वाई जेड प्लेन की क्या खास बात होगी, वाई जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन की क्या खास बात होगी? तो ये चीज याद रखना बेटा। खास बात का मतलब ये समझ लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में z नहीं होगा इज नॉट सफिशिएंट, z 0 होगा, ठीक है? वाई जेड पे x 0 होता है और एक्स जेड प्लेन पे क्या होता है, y 0 होता है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गया अभी तक, तो जरा बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 1 2 और 3, ठीक है? ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट का पॉइंट है मेरे पास A, उसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक? आपको क्या करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ A थ्रू xy plane, find coordinate of image of A through yz plane, xz plane। पहले तो बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए, सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? इमेज बनने का मतलब नहीं समझते हो? अरे ये टॉपिक भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ ये टॉपिक। आप सिंपल इमेज का बताओ, इमेज का मतलब समझते हो? मैंने मान लो ये एक मिरर रखा हुआ है, ये मेरा जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, चांटा समझ लो, जो भी समझ लो, ये एक मिरर रखा हुआ है, इसके आगे मेंढक रख दिया मैंने, ठीक है? तो उसकी जो इमेज बनेगी वो तो ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं मेंढक ही बनेगा, वो नहीं पूछ रहा हूं, साइंटिफिक पूछ रहा हूं, ठीक है? साइंटिफिकली क्या चीज, मेंढक की जो इमेज बनेगी, बहुत ध्यान से सुनना, ये अगर मेंढक रखा है, ये मेंढक है, ठीक है, ये क्या है, मिरर है, इसकी जो इमेज बनेगी वो मेंढक बनेगी, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन वो इमेज कहां बनेगी, इसके जस्ट पीछे। गेटिंग? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनो। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, देखो ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है आपका x और y, ये एक्स वाई प्लेन है,
ठीक, यहां पे एक पॉइंट है, ये आप समझ लो, इस पेन की जो टिप है ये पॉइंट है, इसकी इमेज इसके जस्ट पीछे जाके बनेगी, तो क्या चीज चेंज होगी? ना तो x चेंज होगा, x इस तरफ, y इस तरफ, उधर जाने पे ना x इधर रहेगा, y इधर रहेगा। क्या चीज चेंज होगी? z नेगेटिव हो जाएगा, पीछे चला गया ना, z क्या हो गया? नेगेटिव। तो x y के पीछे जो जाएगा वो कौन जाएगा? x डिस्टेंस y डिस्टेंस नहीं जाएंगी, z डिस्टेंस जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं yz प्लेन की बात करूंगा तो yz प्लेन जो है, ये वाला जो yz है, और यहां पे कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो रिफ्लेक्शन बनाएगा वो yz प्लेन के पीछे जाएगा, यानी कि क्या चीज चेंज हो जाएगी? x नेगेटिव। तो सिंपल सी बात ये है कि जो इमेज xy प्लेन की है उसमें z क्या होगा? नेगेटिव। yz है तो इसमें x क्या होगा? नेगेटिव। xz है तो y क्या होगा? नेगेटिव। इट मींस अगर मेरे कोऑर्डिनेट है 1 2 3 तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1, 2, -3। यहां क्या आ जाएगा? yz एज इट इज रहेंगे। क्या चीज चेंज हो रही है? x -1 2 3। xz एज इट इज रहेंगे, क्या आएगा? 1। बताओ भाई, समझ में आया ये? क्लियर हो गया? तो इमेज का मतलब क्या है? किसी भी प्लेन के थ्रू जिस प्लेन की बात करेगा, एक्स वाई की बात करेगा, तो z नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लो एक कोऑर्डिनेट ऐसे दिए होते 1 -2 और -3, ये एक पॉइंट था सपोज कोई b, ठीक है, और इसका मैं xz प्लेन से रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो xz प्लेन से जब मैं रिफ्लेक्शन करूंगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? y नेगेटिव था, यानी कि अब y कहां जाएगा? अभी इस बोर्ड के पीछे था y, अब इसके आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 2। बताओ भाई, क्लियर हुआ ये? नाउ हम लोग जो सीखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक है x1 y1 z1, ये पॉइंट है A, और एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ठीक है, AB को ज्वाइन कर दो। ठीक, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और आपसे AB डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, 2 डायमेंशन जब होता था तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था क्या, कि अगर एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा है x2 y2, और इनकी बीच की डिस्टेंस का प्रूफ हमें बहुत अच्छे से समझ में आया था। कैसे? ये x1, ये x2, तो इतना पार्ट कितना आ गया? x2 माइनस x1। इतना पार्ट कितना आ गया? y2 माइनस y1। तो ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस से निकाल ली, कितनी आ गई? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गई थी डिस्टेंस। याद आया 2 डायमेंशन का डिस्टेंस फॉर्मूला? बोलो। ओके, तो जरा देखना 3 डायमेंशन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या निकला? ऐसा करने से ये निकल आया, ध्यान से सुनते रहना, क्या निकल आया? ये। लेकिन हमारे पास तो z कोऑर्डिनेट भी है, तो जरा बहुत ध्यान से देखना, दिखा रहा हूं। तो एक्चुअली x1 y1 तो ये है, ठीक है, बट जब z1 आ जाएगा तो वो कहां जाएगा? यहां पे। जब z2 होगा तो वो मान लो कहां पे आ जाएगा? यहां पे। तो ये जरा चीज समझिएगा, ठीक है, क्या दिखा रहा हूं, देखो, ये आ गया आपका कौन सा कोऑर्डिनेट? x1 y1 z1, ठीक, ये वाला क्या आ गया? x2 y2 z2। तो इसका मतलब इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस, ठीक है, इस कैप की डिस्टेंस इस वाली टिप से कितनी कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले से।
ठीक है, कितनी निकलेगी वो बात की बात है, बट जो निकलेगी दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस इन 3 डायमेंशन। क्लियर हुई ये बात? निकालेंगे कैसे? तो ये डिस्टेंस हमारे पास निकल चुकी है, तो इसका मतलब ये वाला था हमारे पास Z1, इसकी हाइट थी Z2, इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हो ना, हमेशा डिफरेंस लेते हैं। ये x1 था, ये कितना था x2, तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिया था हमने, x2 में से x1 माइनस करा। ऐसे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली जो फिगर है जो तुम्हें दिख रही है वो अभी मैं यहां पे बना रहा हूं अलग से, ठीक है। कैसे बना रहा हूं, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे करके देखो, ये क्या है हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये हाइट है हमारे पास Z1, ये हाइट है हमारे पास Z2, और जो फाइनल डिस्टेंस है वो है हमारी ये वाली। तो जरा देखना ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला अगेन, तो ये डिस्टेंस तो यही वाली हो गई, ये Z1 है, ये पूरी Z2 है, तो ये कितनी आ जाएगी Z2 माइनस Z1। तो आप समझना ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इसका मतलब बहुत इजी हो गया लर्न करना, तो समझ में आया? इजी क्यों हुआ? 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट थे, दोनों के डिफरेंस का होल स्क्वायर का सम करा, फिर अंडर रूट ले लिया। 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन के डिफरेंस के होल स्क्वायर करे, 3rd डायमेंशन का भी होल स्क्वायर करा, उसका सम करा और पूरे का अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास 3 डायमेंशन की डिस्टेंस निकल आई। तो इजी है, बहुत आसान है याद करना। जैसे 2 डायमेंशन में ये था, तो बस आपको क्या कर देनी है, इसी की तरीके की 3 डायमेंशन लिख देनी है, 3rd डायमेंशन वही हो जाएगी। बताओ भाई, क्लियर हो गई ये बात? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे, जिनमें आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और पूछेगा आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो आप ये डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आपने 2 डायमेंशन में क्या चीज पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? सेक्शन। तो अभी बिना प्रूफ करे एक चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B, कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। इनके बीच में एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x y z, ठीक है। ये जो P पॉइंट है, AB को अभी हम लोग ले रहे हैं इंटरनल डिवीजन, AP अपॉन PA अपॉन PB m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, क्या केस लिया है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट्स ये हैं, P जो है AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करने हैं, P के कोऑर्डिनेट निकालने। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा था। जरा देखिए बहुत ध्यान से, x y z, x की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी, याद है? तो जरा देखिए क्या पढ़ा था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट my2 ny1 mz2, बस यही एक नई चीज और ऐड हो गई। तो जैसे 2 डायमेंशन में ये 2 कोऑर्डिनेट निकालते थे x और y, 3 डायमेंशन में z कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली निकाल लिया जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनली। लेकिन अगर P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता, कैसे? जरा देखो, ये लाइन सेगमेंट है आपका AB, और अब जो P पॉइंट है वो आउटसाइड है, बाहर है, और अब इसको ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कौन कर रहा है, डिवाइड P कर रहा है। जैसे यहां पे PA और PB, अभी यहां पे क्या है, फिर से PA और फिर से क्या है, PB। लेकिन अब कैसा डिवीजन है ये,
एक्सटर्नली। ठीक है, कैसा डिवीजन है? एक्सटर्नली। रेशो वही है, पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू क्या है? m/n। तो एक्सटर्नली के केस में फॉर्मूला क्या होगा? बहुत आसानी है से समझना। याद करने का अभी तरीका बता रहा हूं, प्रूव करने का तरीका बाद में बताऊंगा। याद करने का तरीका ये है कि ये जो अब इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x, y और z के, वो क्या आएंगे? बहुत ध्यान से सुनिए। वही चीज mx2 और nx1 और ऐसे ही my2, ny1 और mn, mz2, nz1 और mn। लेकिन क्या होने वाला है? पहले आपने सब में क्या लगाया हुआ था? प्लस प्लस प्लस। अभी आप क्या लगा देंगे सब जगह? माइनस माइनस। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस कि इंटरनली में ये सारे फार्मूले प्लस होते हैं, एक्सटर्नली में ये सारे फार्मूले जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है वो सारे आप क्या लगा दोगे? माइनस। बताओ भाई, समझ में आई ये बात? का तरीका ये है कि आपने अगर ये वाला फार्मूला पढ़ रखा है इंटरनल वाला, तो आप एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए जो है, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ए जो है वो पीबी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m/n-m के रेशो में। बोलो इंटरनली, सॉरी बोलो। ए जो है वो पीबी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? m/n-m। क्योंकि ये पूरा m था, उसमें से ये m वाला सेक्शन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? n-m। ये वैल्यू नहीं n-m बचेगी, क्योंकि रेशो है इसलिए मैं बोल सकता हूं। और मैं अगर एक एक कोऑर्डिनेट में ये वाला सिस्टम लगा के x y z की वैल्यू निकाल लूं तो आपके पास यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी। प्रूफ ऐसे हो जाएगा, बट करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों अलग अलग याद रखने हैं कि इंटरनली क्या होता है और एक्सटर्नली। और मान लो किसी क्वेश्चन में अगर आपको रेशो निकालने को आ जाए, उल्टा आ जाए, क्या ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, और आपसे बोलेगा, पूछेगा किस रेशो में डिवाइड करता है P पॉइंट AB को, तो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास m और n की वैल्यूज पॉजिटिव आ गई तब तो इंटरनल है, अगर एक कोई भी नेगेटिव आ गई तो क्या है? एक्सटर्नल है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें रेशो फाइंड आउट करना होता है उसमें हम रेशो m/n नहीं लेते हैं। याद है आप लोगों को जब मैंने 10th क्लास में पढ़ाया था कोऑर्डिनेट? रेशो m/n लेने के बजाय ये जो PA अपॉन PB m/n है, इसको मैं ऐसा लिख सकता था m/n/1। क्या ले लेते थे रेशो? k/1। तो जब भी हमें रेशो निकालना होता है ना, टू फाइंड रेशो हमेशा लेट क्या करते हैं? लेट रेशो बी क्या? k/1। k/1 का रेशो लेते हैं। तो अगर मान लो k आया पॉजिटिव तो कैसा डिवीजन है? इंटरनल। और अगर आया ये नेगेटिव तो कैसा डिवीजन है? एक्सटर्नल। समझ में आ गई ये बात बेटा? ये टॉपिक क्लियर हो गया? सिचुएशन नंबर 1। देखिए जरा समझना बेटा, अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है ना,
3 पॉइंट गिवन है और आपको बोला जाएगा प्रूव दैट ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इनको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड देखिए क्या है, मेथड नंबर 1। याद ये रखना है अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर बोल देगा कि इस मेथड से करो तो फिर कोई चॉइस नहीं बचती है। ठीक है, तो मेथड 1 है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या मेथड है? डिस्टेंस। क्या करने वाले हैं? फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी। समझ में आ गया? ए बी सी डिस्टेंस निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से सुन लो। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे क्या? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1। और ये बोल देते हैं a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2, और c के कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकल आएगी। बी सी निकालना है तो क्या करोगे? बी और सी में x2 और x3 आ गए, तो डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 होल स्क्वायर और z2 माइनस। ठीक है, मैं तो बल्कि इस फॉर्मूले को ऐसे बताता हूं, ऐसे याद रखा करो। डिफरेंस ऑफ क्या? कोऑर्डिनेट्स, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। पहले x कोऑर्डिनेट उसका होल स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, फिर उनका होल स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, फिर उनका होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे AC निकाल लोगे। AC मतलब x1 और x3 में लगेगा, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये मैं बता चुका हूं, ये माइनस करो या ये माइनस करो, क्योंकि होल स्क्वायर करने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? z3 माइनस z1 होल स्क्वायर। वंस यू गेट ऑल डिस्टेंसेस, अब बस आपको क्या चेक करना है? सम ऑफ, अब हमें ये ऑर्डर नहीं पता है कि b बीच में है या b उधर है या ये इधर है, तो इसलिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? सम ऑफ any two distances is equal to third distance। ठीक है, अब वो आपको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों का सम या तो इसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, या इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। लेकिन कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गई ये बात? जल्दी बताओ। ये क्लियर होगा? ओके, नाउ मेथड नंबर 2। कोई बता सकता है कि मेथड नंबर 2 क्या होगा? अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसी में से ही कुछ ना कुछ यूज होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसी के बिहाफ पे कोई बता सकता है कि मेथड नंबर 2 में क्या लगाने वाला हूं कि जिससे मेरा प्रूफ हो जाए कि 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोलो भाई। या इसको क्या बोलते हैं मेथड 2 को? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। विदाउट यूजिंग, एग्जाम में ये आ जाता है लिख के, डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओ भाई, कौन बताए? ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। जब हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था तो सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था, उस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था हमारे पास बी, और उनके बीच में एक पॉइंट था पी, या उसके आउटसाइड भी क्या था? पी। बट इंपॉर्टेंट बात ये थी, बहुत ध्यान से सुनना, ए ये था, बी ये था। दो सिचुएशन थी, या तो पी इंटरनली था, या क्या था? ए ये था, बी ये था, या पी क्या था? एक्सटर्नली था। बट बात क्या थी कि ए बी तो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, बट जो पी पॉइंट था वो उसी लाइन सेगमेंट पे ही तो था। ये पी पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पे ही तो है। तो एक बात बताओ, ये तीनों पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूले में हमने यूज करे थे, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है?
यस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेक्शन फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए। कैसे कैसे देखो क्या करने वाले। तो अब आपका मेथड 2 का नाम क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं, तो जरा एक सिचुएशन देख लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए थे x1 y1 z1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट गिवन थे आपको x2 y2 और z2, और सी के कोऑर्डिनेट गिवन थे, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, है ना। ये कोऑर्डिनेट्स आपको सारे के सारे क्या थे, हमको गिवन थे उन तीनों पॉइंट्स के। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ये मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लीजिए, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, ये आपकी चॉइस है। हमने मान लिया कि ये दो जो पॉइंट हैं और दो पॉइंट को ज्वाइन करने से हमेशा एक लाइन सेगमेंट बनता है। मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये तो हमेशा एक ही लाइन पे रहेंगे, जो इटसेल्फ लाइन सेगमेंट का पार्ट है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। अगर इसके अंदर एक कोई पॉइंट है पी सपोज, अब अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है, बट लाइन सेगमेंट पे ही होना चाहिए। अंदर है तो क्या बोलते हैं इंटरनली, और बाहर है तो क्या बोलते हैं एक्सटर्नली। तो क्या एज्यूम कर लिया हमने, एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, जो पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1। तो क्या मान लिया, लेट पॉइंट P divides AB line segment in the ratio k:1, in the ratio k:1। ये जो P पॉइंट है ए बी लाइन को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक बात बताइए, इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। k की मल्टीप्लाई इससे kx2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई x1 से x1 अपॉन k+1। ऐसे ही ky2 प्लस y1 अपॉन k+1 और k z2 प्लस z1 अपॉन k+1। k z2 1 की मल्टीप्लाई z1 से, तो z1 अपॉन k+1। तो ये क्या निकला है, p के कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना था कि c पॉइंट को ए बी लाइन सेगमेंट पे शो करना था, है ना। ये जो c पॉइंट है इसको आपको ए बी लाइन सेगमेंट पे शो करना है। अगर हम ये मान लें कि जो C पॉइंट है वही P पॉइंट है ना, जो C पॉइंट है, मतलब बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है कि जो C पॉइंट है वही P पॉइंट है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उससे हम क्या कर रहे हैं, इसका x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या इक्वेट कर दिया आपने, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू x3। ठीक, तो देखिए क्या इक्वेट कर रहे हैं, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। इसकी वैल्यू हम किसके इक्वल डाल रहे हैं, c के x कोऑर्डिनेट, दैट इज x3। ऐसा करने से आपके पास क्या निकल आएगी, k की वैल्यू। ठीक है, ऐसा करने से क्या निकल आएगी, k की वैल्यू। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस k की वैल्यू से हम क्या करेंगे, ये k की वैल्यू हम डालेंगे इसके y कोऑर्डिनेट में, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। इसमें क्या डालेंगे, k, सब्स्टिट्यूट k।
ठीक। और जो वैल्यू यहां से निकलेगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, y3 के। बिल्कुल सेम काम। अब मैं k की वैल्यू किस में डाल दूंगा, इसके z कोऑर्डिनेट में, और ऐसा करने से भी जो वैल्यू निकलेगी वो किसके इक्वल आएगी, अगर z3 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x3 y3 z3 अगर इस पॉइंट से मैच कर गए तो जो c पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो C पॉइंट है वही क्या है, हमारा P पॉइंट। तो इस मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ, एक चीज आप और कर सकते थे कि जैसे मैंने x3 डाल के k निकाला, आप इस वाली वैल्यू को y3 डालते, यहां से भी k निकालते, इस वाली वैल्यू को डालते यहां पे, यहां से भी k निकालते। अगर तीनों k सेम आते तब भी एक ही बात होती। बट ये वाला मेथड ज्यादा वैलिड है कि आप पहले, क्योंकि ये एक तरीके से हिट एंड ट्रायल भी है, वो तो हमारे सामने रखा हुआ है x3, तो मैंने इसको कंपेयर कर दिया x3 से। हो सकता है कोई ये कंपेयर करता, हो सकता है कोई ये। वो एक्चुअली हिट एंड ट्रायल था कि हमने ऐसी वैल्यू सोची, तो हमारे सामने थी तो हमने सिर्फ वही वाली वैल्यू डाली। तो हमने ये डाल दिया x3 और बाकी हमने k दोनों में डाल के चेक कर लिया कि सेम वैल्यू पे वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए y3 भी मैच कर जाता, z3 मैच नहीं करता, तो इसका मतलब फॉर दैट के दो कोऑर्डिनेट तो मैच हो रहे हैं, थर्ड नहीं मैच हो रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर उस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है तो थर्ड कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए था, मैच। तो उस केस में क्या हो जाता, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। तो यहां से आप क्या समझ गए कि ये जो k पॉइंट था, k एक्चुअली क्या था, एक k:1 एक रेशो था। तो इस रेशो के लिए, है ना, इस रेशो के लिए a b c क्या है, कोलिनियर। कि c जो है ए बी लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट्स ऑब्वियस सी बात है कोलिनियर ही। सिचुएशन नंबर इक्विडिस्टेंस कॉन्सेप्ट। क्या होता है इक्विडिस्टेंस? फंडा। एक बात देखिएगा, आपको अगर ऐसा दे दिया जाए कि एक पॉइंट है P जो A और B पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप A B और P बिल्कुल इसके मिड में एज्यूम कर लें। एक सिचुएशन तो हो सकती, ये बात सही है कि P अगर A B के मिडिल में है तो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है फॉर श्योर। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं, है ना, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, होंगे नहीं होंगे? ये सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो जब इक्वल डिस्टेंस का फंडा आएगा तो ये मत सोचना कि मैं सेक्शन फार्मूला लगा दूं, यहां लिखूं a, यहां लिखूं b, यहां लिखूं p और वन रेशियो लेके मिडिल वाला पॉइंट यूज करके इस चीज को सॉल्व कर लूं। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब pa इज इक्वल टू क्या होगा, pb। तो दैट मींस pa स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, pb स्क्वायर। p के कोऑर्डिनेट है मान लो x y z, a के हैं x1 y1 z1 और b के हैं x2 y2 और z2। स्क्वायर करने से अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या ही लगाना पड़ेगा, अंडर रूट ही लगाना पड़ेगा। तो यहां कितना आ जाएगा, x2 x1 माइनस x होल स्क्वायर। देखिए कितना आ जाएगा, x1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनका डिस्टेंस x2 माइनस x होल स्क्वायर y2 माइनस y होल स्क्वायर और कितना z2 माइनस z होल स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड इक्विडिस्टेंट फंडा। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब आपको दो डिस्टेंस इक्वल करनी है जो भी आपको दिया जाएगा। तो हमें दिया गया था कि P पॉइंट क्या गिवन था, P पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम ए एंड बी। तो P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस आपको क्या करनी है, इक्वल करनी है। और अगर डिस्टेंस इक्वल होंगी तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। समझ में आ गई ये बात?